हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपका क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का सेट 3 लेके आए हुए हैं बच्चों, और कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी के सॉल्यूशन सभी अच्छे तरीके से दिए जा रहे हैं। तो देखिए, आप लोग की ये वाला चीज़ सभी चीज़ें वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 5 क्वेश्चन बनाने शुरू किए, उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन 3 अंक वाले और 3 क्वेश्चन बनाने हैं 5 अंक वाले। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सभी 2-2 नंबर वाले हैं कि धुरी शक्तियों के मुख्यतः कौन कौन देश शामिल थे धुरी शक्तियों में। तो धुरी शक्तियों में देखिए जर्मनी, इटली, जापान मुख्यतः धुरी शक्तियों में शामिल देश थे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि स्लीपर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, रेल की पटरी के आर पार लगे, देखिए रेल जो ऐसे रहता है बच्चों पटरी, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे करके आप लोग बिछा हुआ रहता है, आप लोग देखते होंगे बीच में ऐसे, वही स्लीपर है। आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों के उनकी जगह पर रोके रखता है, उसी को स्लीपर कहते हैं। देखिए जो चौड़ाई जो रहती है पटरी की, इसको वो सटने नहीं देता, यहाँ पे ऐसे करके इसको धकेले हुए रहता है। ठीक है, आगे देखिए, निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, निर्धनता रेखा गरीबी मापने की एक रेखा है। एक ऊंचे आमदनी से कम आमदनी होने पर उसे, है ना, निर्धनता रेखा में रखा जाता है। आगे देखिए, सार्वजनिक वितरण। अच्छा, निर्धनता रेखा में एक बात और बता देता हूँ कि निर्धनता रेखा वो रेखा है जिससे अगर आमदनी ऊंची है तो वो अपना जीवन यापन करने में सक्षम है। ठीक है, वो अपना जो मौलिक सुविधाएं हैं वो पूरी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो इस रेखा से नीचे आते हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं इस रेखा से, देखिए नीचे, वो लोग अपनी मौलिक जो सुविधाएं होती हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को निर्धनता रेखा से नीचे कहा जाता है। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, है ना। तो केंद्र सरकार भारत खाद्य निगम के द्वारा किसानों से अधिप्राप्य अनाज को विनियमित कर राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों को वितरित करती। कैसे करती केंद्र सरकार अपने खाद्य निगम के, देखिए कैसे वितरित करती अनाज को। देखिए, सबसे पहले भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किसानों से जो अनाज मिलता है, आखिर केंद्र सरकार कहाँ से आखिर अनाज लाती है, तो किसानों से, है ना, वो राशन दुकानों में फिर उसको बांट दिया जाता है, विनियमित किया जाता है, और उसके बाद फिर गरीब तबकों को ये वो मिल जाता है ना। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। आगे देखो, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए कब हुआ है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विविध संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। इसके तहत देखिए 6 से 14 साल के उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार है ना। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। मानसून में विराम से क्या समझते हैं। तो मानसून का विराम का मतलब है शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती, कुछ ही दिन मानसून वर्षा होती है फिर रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, शुष्क मौसम हो जाता है। अब देखिए, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न 3-3 अंक वाले, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं कि नहीं 5 को। नाज़ी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे। तो देखिए, नाज़ियों लोगों द्वारा यहूदियों से घृणा करने की निम्न वजह थी। पहला देखिए, नाज़ी विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व के सबसे निम्न स्तरीय नस्ल हैं, तथा जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी ही हैं। ठीक है, यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते हैं जिन्हें घेटो कहा जाता है। जर्मनों के अनुसार यहूदी ये आदतन हत्यारे और सुदखोर थे। ठीक है, यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे। ठीक है, अब देखिए, औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ। तो देखिए कैसे हुआ है। देखिए 2 कारण बताने। उस काल को जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना शासन किया उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। देखिए, जो काल में यहाँ पे शासन किया अंग्रेजों को, उसी को औपनिवेशिक काल कहते हैं, जब बाहर से कोई आके यहाँ पे शासन करता है। इस काल में खेती का खूब विस्तार हुआ, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास का खूब विस्तार किया, क्योंकि इनकी खेती से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना रहती थी। अगला देखिए, इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भी इस व्यावसायिक फसलों की पैदावार को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता क्यों अधिक होती है। क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा काम करते हैं। देखिए यही लिखा होगा कि देखिए, चूँकि ग्रामीण लोग शहरी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा शारीरिक करते हैं, अभी मैंने बताया है ना, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ज़्यादा कैलोरी की मात्रा ज़रूरी होती है, क्योंकि उनको उतना खपत भी है। जो जितना काम करता है उसको उतना कैलोरी की खाना भी ज़रूरत होती है। किसी आपदा के तहत दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। देखिए, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होती है।
प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा या बाढ़ के समय क्या होता है, खाद्यान्न में गिरावट आती है ना, उत्पादन में। आगे देखिए, खाद की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाता है सामानों का। कुछ लोग ऊंचे मूल्य पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं। व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है, जो हजारों लोग के मौत का कारण बन जाता है। ठीक है, यदि यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है तो यह लंबे समय तक बनी रहती है, तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। ठीक है, अपना प्रतिनिधि चुनते और वही शासन करते हैं। बिना चुनाव के हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। आखिर कैसे पता चलेगा कि जो शासक है वो लोकतांत्रिक है या नहीं। लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, चुनाव के माध्यम से हम किसी को सरकार बदल सकते हैं, इसलिए चुनाव होना जरूरी है। अगर मुझे किसी को पसंद नहीं है प्रतिनिधि, तो हम हटा सकते हैं। चुनाव में हमें सही और मनपसंद प्रतिनिधि और सरकार चुन सकते हैं, वही मैंने आपको बताया। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। देखिए, मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, मान समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई है। याद रखिएगा, प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकार दिया गया है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार है। क्या क्या अधिकार है। प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है। ठीक है, 14 नंबर में देखिए आ गया है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करना है और उनके मुख्य वृक्षों का नाम लिखना है। तो वे वन प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भागों में पाया जाता है। आपको मैंने प्रायद्वीपीय का पिछले वीडियोज़ में बता दिया है, देख लीजिएगा किसे कहता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाया जाता है। ठीक है, भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कितना 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहाँ पे पाया जाता है ये वन। ठीक है, यह जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आर्द्र जहाँ पे ज़्यादा आर्द्रता रहती है, शुष्क जहाँ पे सूखापन रहता है। इन सागौन, देखिए सागौन इन वनों की सबसे मुख्य प्रजाति सागौन, बाँस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बच्चों आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना कैसे है और हमारे ये PDF कैसे आपको मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, सभी वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल जो भी देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और नव आभा भी हमारा ही चैनल है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आते रहते हैं कुछ दूसरे चीज़ों की, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, पिछले साल यहाँ पे 1200 से ज़्यादा बच्चों ने 75% से अधिक लाया है, तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि क्यों चैनल ज्वाइन करना जरूरी है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो लिंक PDF सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे बच्चों। तो टेलीग्राम अगर ऐप इंस्टॉल नहीं किए तो पहले ऐप इंस्टॉल कीजिए, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए, ये हमारा ग्रुप का नाम है, इसको सर्च कीजिएगा लिख के। और ये 10th का ग्रुप है बच्चों। तो ये दोनों ग्रुप में आप लोग को जुड़ना है। कौन कौन सा, एक ये और एक ये। 12th वाला में आप लोग मत जुड़िएगा। ठीक है, आप लोग 10th जाने वाले हैं ना, तो ये वाला ग्रुप का नाम सर्च करके जुड़ जाइएगा, 10th वाला और ये वाला भी। ठीक है, जरूर नाम सर्च करके बोर्ड आभा जैक बोर्ड, ये मेन ग्रुप है जहाँ पे 4000 बच्चे लगभग जुड़े हुए हैं, उसको जुड़ जाइएगा। और जैक बोर्ड क्लास 10 चैंप्स, इसको भी जोड़ जाना है। ठीक है, जरूर जुड़ जाइए, मैं बोल दे रहा हूँ। और ये लिंक है, ये वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया। अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते तो फिर मैंने बता दिया कि आप नाम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और सभी तरह के क्लास नोट्स बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों। ठीक है, ये हमारा लोगो है। चलिए, हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चल रहे थे। तो देखिए, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करना है। तो क्या उपाय हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वनों की वृद्धि के लिए वृक्षारोपण और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वन संरक्षण के कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव। प्राकृतिक संसाधन जिनका वन से सीधा संबंध है, उनकी संरक्षण और उचित रखरखाव से वन संरक्षण किया जा सकता है। ईंधन से के वैकल्पिक स्रोतों की खोज। ईंधन की आवश्यकता के कारण है ना, वनों का सर्वाधिक हानि होती है। पेड़ों को काटा जाता है, इससे बचने के लिए वैकल्पिक ईंधन जैसे गैस, मिट्टी का तेल आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए, अवैध कटाई को रोकने का प्रभावी कदम। तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा घर में, कैसे कैसे पढ़ना है ना। तो वनों के इमारती लकड़ी के लिए है ना, अवैध रीति से काटा जाता है ना। तो इसको रोकने के लिए सरकारी स्तर पर राज्य स्तरों को सुविधा और सहायता प्रदान की जा रही है। आगे देखिए, मरुस्थलीकरण को रोकना। मरुस्थलीकरण पता है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा कट जाते हैं बच्चों, वहाँ की मिट्टी बंजर हो जाती है, मरुस्थलीकरण हो जाता है। तो मरुस्थलीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। वनों का पर्याप्त मात्रा में पानी आदि की व्यवस्था पर मरुस्थल की समस्या से निपटा जा सकता है। वन अग्नि रोकना। आपको पता होगा कि इसी क्षेत्र में अगर वन अग्नि लगती है तो उस जगह के पादप नष्ट हो जाते हैं और विलुप्त होने के कगार पर भी आ जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है ना। प्रदूषण
प्रदूषण भी बढ़ता है। तो वनों को अधिकतर इन्हीं कारणों से आग लग जाती है ना। इनके अलावा भी वन संरक्षण के और भी उपाय कौन कौन से चलिए देख लेते हैं। पेड़ की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, है ना। फर्नीचर के लिए वैकल्पिक रूप से प्लास्टिक या एल्युमिनियम का उपयोग किया जाए, ये करना चाहिए। अभी देखिए शादी के पंडाल में कितने लोग कितना पेड़ का मतलब टहनी काट के लगा देते हैं, वो मुझे ख़राब लगता है। उसके जगह में प्लास्टिक या एल्युमिनियम का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा बाँस मतलब कि पेड़ जो सखुआ का पेड़ होता है उसका बचेगा। नहीं तो बहुत सारा मैंने देखा है कि सखुआ का मंडप बनता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा पेड़ों की हानि होती है। ठीक है। शवदाह हेतु लकड़ी का उपयोग, देखिए शवदाह के लिए मतलब लाशों को जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग न होकर विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना की जाए। पशुधन की चराई के लिए गोचरों की पुरानी पद्धति अपनाई जाए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए। तो आप लोग ये सारी देख लीजिए, मैंने सारी चीज़ लिख दी हैं। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए, वन का रक्षा करना चाहिए। अब देखिए, किसी देश की आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है। आर्थिक विकास जब होगा बच्चों, तभी तो निर्धनता का उन्मूलन होगा। निर्धन खत्म होते जाएंगे, निर्धनता है ना, गरीबी। तो इस कथन की व्याख्या करना है कि दोनों में क्या संबंध है। तो देखिए, किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच विपरीत संबंध है। अगर विकास होता है इधर, आर्थिक विकास ज़्यादा होगा तो निर्धनता में कमी आएगी, यही तो मैंने बताया। तो विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि हर विश्व में सबसे अधिक रही। याद रखिएगा कि 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि है ना विश्व में सबसे अधिक रही। आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देता है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की चुनावी प्रणाली में विभिन्न घटकों का वर्णन करना है। तो देखिए क्या क्या है कि निम्नलिखित घटक हैं। पहला, चुनाव की सबसे पहले घोषणा पहले होती थी। देखिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का दिशा निर्देश एवं घोषणा किया जाता है। नामांकन पत्र भरना, प्रत्येक प्रत्याशियों द्वारा क्या होता है, चुनाव का पत्र भरा जाता है कि कौन कौन से चुनाव में खड़े हैं। अभी आप लोग पंचायती चुनाव में देख रहे होंगे कि कैसे कैसे पंचायती चुनाव में खड़े हो रहे हैं और किसको किसको क्या क्या नामांकन पत्र भरना पड़ता है। चुनाव का देखिए चुनाव चिन्हों का आवंटन होता है कि कौन सा चुनाव चिन्ह आपको मिलेगा। जिन प्रत्याशियों की जाँच के बाद चयन हो जाता है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह दिया जाता है कि कौन से चुनाव चिन्ह पर वो लड़ेंगे। अब देखिए घोषणा पत्र जारी किया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक चुनाव जीतने के बाद पर उनके द्वारा किए गए जाने वाले कार्यों की घोषणा करता है। फिर चुनाव अभियान, सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार में लग जाते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे है ना। मतदान, देश के सभी नागरिक क्या करते हैं, वोटर कार्ड बनाकर मतदान करते हैं। फिर मतों की गणना की जाती है और फिर परिणामों का घोषणा किया जाता है। जो जीत जाता है, जिस प्रत्याशी की गणना के बाद सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है। चलिए अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करनी है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक है, जिसमें भूमि है। चलिए पहले भूमि के बारे में देख लेते हैं कि भूमि की प्रकृति, चाहे वह पहाड़ी क्षेत्र हो या पठार या मैदान, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में हाइड्रोफिलस वनस्पति होती है जो आर्द्र और ठंडी जल्दी जलवायु परिस्थितियों का सामना करने की सक्षम रहती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में वनस्पतियों में ऐसी क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने पहले भूमि कारण दिया। अब देखिए दूसरा कारण मैंने मिट्टी दिया है। ठीक है, मिट्टी में देखिए मिट्टी की प्रकृति और उसमें मौजूद पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के है ना प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए आधार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए रेतीली मिट्टी में बहुत कम पोषक तत्व और खराब जल धारण की क्षमता होती है, इसलिए यह वनस्पति के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि दोमट मिट्टी क्या है, सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वो पानी भी रख सकती है, नमी भी रख सकती है और पोषक तत्व भी भरपूर है। अब देखिए वर्षण, तो एक बार इसको पढ़ लीजिए ये सारी चीज़ें। वर्षा एक महत्वपूर्ण कारक है, वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है ना। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में सदाबहार और घने जंगल पाए जाते हैं। जहाँ कम वर्षा होती है बच्चों, वहाँ पे मतलब कि वैसा वन घना नहीं पाया जाता, लेकिन जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर देखिए तापमान में क्या होता है कि मिट्टी की प्रकृति और वर्षा के साथ किसी क्षेत्र का तापमान भी क्या करता है, सीमा और चरित्र का निर्धारण करता है कि कौन से वनस्पति किस प्रकार के होंगे। विशेष रूप से पहाड़ियों और पहाड़ों में देखिए क्या लिख रहा है कि वनस्पति तापमान अत्यधिक प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय में अगर आप जाइएगा तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कम ऊंचाई पर पाई जा सकती है। हालांकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान बढ़ती है, इस प्रकार के वनस्पति सदाबहार से अल्पाइन में बदल जाती है। देखिए क्या बोल रहा है कि हिमालय में जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो यहाँ तलहटी में पाया जाता है सदाबहार वन, यहाँ तलहटी में, लेकिन जब ऊपर चढ़ने लगेगा थोड़ा बहुत तो वहाँ पे अल्पाइन वन मिलने लगता है। उसके ढेर ऊपर जाइएगा तो फिर आपको बर्फीला मतलब वन मिलने लगेगा। ठीक है, देखिए आगे फेटोपेरियोड, यहाँ पे
इसका भी एक कारक है, आप इसको घर में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सभी कारण। अब भारत के मानचित्र में देखिए ये निम्नलिखित नेशनल पार्क को दिखाना है, तो चलिए हम ये तीनों नेशनल पार्क आपको दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ आपको दिखा दिया कि नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है, देख लीजिए, है ना। देखिए एक नेशनल पार्क मानस है, देखिए यहाँ पे, एक दूसरा है काजीरंगा और तीसरा है सिमलीपाल। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये देखिए ये जो क्षेत्र है ये झारखंड है हमारा, ये झारखंड है, ठीक है। देखिए झारखंड फिर से अगर आप देखना चाहें तो ये हमारा झारखंड है ऐसे करके, और झारखंड के ये देखिए उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और ये है दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में झारखंड का क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चों, पाया जाता है हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा में याद रखिए, उड़ीसा में है सिमलीपाल, उड़ीसा में क्या है, सिमलीपाल, याद रहेगा, उड़ीसा में है सिमलीपाल। और चलिए देख लेते हैं बाकी। देखिए उड़ीसा में सिमलीपाल हो गया, और यहाँ देखिए असम में दो चीज़ पाए जा रहे हैं। असम देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ऐसे करके असम का आकृति, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे है, देखिए इस तरह से करके है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो चलिए पूरा ब्लैंक भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए तो मैंने आपको तीनों दिखा दिया है देखिए पूरा ब्लैंक हो गया, सॉरी, लेकिन आप लोगों को तीनों मैंने दिखा दिया कि असम में दोनों हैं, ठीक है। देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे मानस में दोनों हैं, ठीक है। ये असम का आकृति है और असम में ही दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाना रहेगा, तो सारी चीज़ें आप लोग दिखाने की प्रैक्टिस कर ले मानचित्र पर। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें चैनल को, और सभी कोई टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, और सभी जितने भी वीडियोज़ हैं हमारे आप लोग देखा करें हमारे चैनल से, और सभी को शेयर भी किया करें, क्योंकि बेस्ट सॉल्यूशन आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।